राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम। दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में और हमारे इतिहास के संघर्ष बीच में क्या है स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का हमने कल की क्लास के अंदर महाराणा प्रताप को शुरू किया था दोस्तों, और महाराणा प्रताप के बारे में हमने क्या है सामान्य जानकारी देखी थी कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उनकी पत्नी का नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, उनके पुत्र का नाम क्या है, यह सभी हमने देखा था। सामान्य जानकारी के अंदर दोस्तों दो बातें देखने रह गई थी, एक तो उनके गुरु का नाम और एक उनके घोड़ा जो वाहक है, जो जिन पर बैठकर वो युद्ध करने जाते, उसका नाम क्या था दोस्तों। तो उनके गुरु का नाम है राघवेंद्र। क्या नाम है उनके गुरु का? तो गुरु का जो नाम है दोस्तों वो है राघवेंद्र, और घोड़े का नाम की बात करूं तो दोस्तों उसका नाम है चेतक। क्या नाम मिलता है हमें? चेतक। और चेतक के दो भाई थे, एक तो अटक था और एक क्या था दोस्तों, त्रेटक था। क्या था? अटक और त्रेटक था। ये बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों। तो हमारे महाराणा प्रताप राजा कब बने दोस्तों? तो महाराणा प्रताप जो राजा बने वो 1572 के अंदर बने। महाराणा प्रताप जो राजा बने दोस्तों वो बने थे 1572 के अंदर। कब दोस्तों? 1572 के अंदर राजा बने। इधर दोस्तों होता क्या है, जो अकबर है, अकबर को पता चलता है कि अब जो राजा है वो राजा कौन है? महाराणा प्रताप है। तो अकबर सोचता है कि जिस प्रकार से उदय सिंह ने क्या है मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन शायद क्या है महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा पिता होता है वैसा शायद बेटा ना हो। तो ये बात अकबर सोच रहा था। तो अकबर क्या करता है कि एक नीति अपनाता है दोस्तों। क्या नीति अपनाता है? अकबर एक नीति अपनाता है, और उस नीति को हम कहते हैं सुलह ए कुल नीति। कौन सी नीति अपनाता है दोस्तों? सुलह ए कुल नीति अपनाता है। यानी कि एक नीति अपनाता है कि हम सुलह कर ले आपस में। क्या कर ले? आपस में। कि प्रताप और अकबर के मध्य, यानी कि दोस्तों क्या है राजपूताना, जो राजपूत है, राजपूत और जो मुगल है, इन दोनों के मध्य क्या है सुलह हो जाए। ये जो जड़ है, समस्या है लड़ाई करना, ये क्या है बंद हो। क्योंकि लड़ाई करने से, जंग लड़ने से क्या है अकबर का भी भारी नुकसान है, इधर हमारे महाराणा प्रताप का भी भारी नुकसान है। क्योंकि अभी हमने चित्तौड़ का साका देखा था तीसरा, जिसमें कितना नुकसान हुआ था और क्या क्या हुआ था वो हम सब ने देखा था। तो अकबर क्या चाहता है कि सुलह कुल नीति के, क्योंकि जिस प्रकार से जितना नुकसान अकबर का हुआ, अकबर का नुकसान होते हुए भी अकबर ने मेवाड़ को अधीन नहीं कर पाया था। तो इसने क्या है एक नीति अपनाई, सुलह एक कुल नीति। इस सुलह एक कुल नीति के तहत दोस्तों क्या करता है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, किसको दोस्तों? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्ट मंडल भेजता है। कितने दोस्तों? 4 शिष्ट मंडल भेजता है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। 4 शिष्ट मंडल, यानी कि समझाने के लिए, सुलह कुल नीति के तहत समझाने के लिए 4 शिष्ट मंडल भेजता है। अब कौन कौन से भेजता है वो देखते हैं, फिर इसके कौन कौन से परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो एक दो बता दूंगा आपको, तो क्या है अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि कल एक मेरे जो कहें छात्र कहें या छात्रा कहें, उसने एक प्रश्न कहा कि सर आप क्या है जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से संबंधित एक दो प्रश्न बताया करो, जिससे क्या है हमें अंदाजा लग जाए कि प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चिंता ना करें, मैं प्रश्न भी बताऊंगा, कोई बात नहीं, अपने पास समय बहुत है। तो सुलह एक कुल नीति अपनाई थी अकबर ने, और सुलह कुल नीति के तहत 4 शिष्ट मंडल भेजे थे महाराणा प्रताप को क्या है समझाने के लिए। अब कौन कौन से शिष्ट मंडल भेजे दोस्तों देखना, पहला शिष्ट मंडल, दूसरा शिष्ट मंडल, और तीसरा शिष्ट मंडल, और ये चौथा शिष्ट मंडल दोस्तों। 4 ही शिष्ट मंडल भेजे थे, और चारों के मैं नाम बता देता हूं दोस्तों। जैसे मां व तो दोस्तों ये तो आपको ट्रिक याद रखनी। जैसे दोस्तों
जमा बट्टो। क्या है दोस्तों? जमा बट्टो दोस्तों। ये तो ट्रिक याद रखनी है आपको नाम याद करने के लिए कि पहले के जो 4 अक्षर है उन 4 अक्षरों को पकड़ लो दोस्तों, कि जो 4 अक्षर है इन 4 अक्षरों को पकड़ो दोस्तों। जैसे जलाल खा, क्या है दोस्तों? जैसे जलाल खा, मां से मान सिंह दोस्तों, मां से क्या है? मान सिंह है, मां से मान सिंह है। बे से भगवान दास है, भगवंत दास या भगवान दास है दोस्तों, तो भगवंत दास ध्यान रखना, भगवंत दास। और टो से है दोस्तों टोडरमल। क्या है दोस्तों? टो से टोडरमल है। ये तो 4 व्यक्ति आए थे दोस्तों। कौन आए थे? जलाल खां आए थे, मान सिंह आए थे, भगवंत दास आए थे, टोडरमल आए थे। इनके 4 अक्षर ध्यान रखना, जे मा बे टो। क्या है दोस्तों? जम्मा बट्टो। जैसे जलाल खां, मां से मान सिंह, बे से भगवान दास और टो से टोडरमल। अब दोस्तों ये कब कब भेजे गए अकबर ने, वो देख लेते हैं कि कब कब इन्होंने भेजे हैं दोस्तों। फिर हम आगे और वापस देखेंगे, इनको प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों जलाल खां है, जलाल खां कब आया दोस्तों? तो इसकी 2 तिथि है। पहले तो मैं जो इतिहासकार है उन्होंने बताई है वो तिथि बताता हूं दोस्तों, वो यदि परीक्षा में पूछ ले तो वही तिथि करना। फिर अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अपने राजस्थान की जो कला संस्कृति के नाम से दोस्तों एक चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दोस्तों 10वीं क्लास के अंदर एक किताब चलती है अपने राजस्थान के नाम से दोस्तों। उस किताब के अंदर जो तिथि लिख रखी है वो भी बताऊंगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं जलाल खां दोस्तों कब आया था। तो जलाल खां दोस्तों आया था सितंबर में, सितंबर दोस्तों 1572 के अंदर। और मान सिंह आया था अप्रैल के अंदर दोस्तों। कब आया था? अप्रैल के अंदर आया था, और अप्रैल 1573 के अंदर। और हमारे भगवंत दास आए थे सितंबर के अंदर दोस्तों। कब आए थे? सितंबर 1573 के अंदर आए थे। टोडरमल जी आए थे दिसंबर के अंदर दोस्तों। कब आए थे? दिसंबर के अंदर आए थे। और इनका भी जो समय था वो समय यही था 1573 दिसंबर दोस्तों। यानी कि जलाल खां सितंबर 1572 में आया था, मान सिंह अप्रैल 1573 में आया था, भगवंत दास सितंबर 1573 में आया था, टोडरमल दिसंबर 1573। अब आप बोलोगे कि सर इसके तो आपने ये बता दी कि ये प्रथम के 4 अक्षर को हम पकड़ ले तो हमें क्या है नाम याद हो जाएगा, जम्मा बट्टो। तो इसके भी दोस्तों प्रथम के 4 अक्षर पकड़ लो ना, CS सिद्धि दोस्तों। क्या है? CS सिद्धि, CS सिद्धि से ध्यान रखना। सितंबर अप्रैल सितंबर दिसंबर, और सन का तो एक ही ध्यान रखना, पहला सितंबर 1572, बाकी के अप्रैल 1573, सितंबर 1573 दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है दोस्तों, उसकी 10वीं क्लास की जो पुस्तक है उसके अंदर अलग डेट दे रखी है इनकी। सन वही है, केवल महीना चेंज है दोस्तों। तो मैं लिख रहा हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोस्तों। किसके अनुसार? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोस्तों, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार कक्षा 10 की पुस्तक के अनुसार, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब जलाल खां कब आया था? सितंबर 1572, लेकिन इधर ध्यान रखना ये आए थे नवंबर। इसके अंदर तिथि क्या है? नवंबर 1572। इसके अंदर जो तिथि दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है नवंबर 1572। और मानसिंह अप्रैल के अंदर नहीं दोस्तों, इसके अंदर जून 1573 दे रखी है। कौन सी दोस्तों? जून 1573। और दोस्तों ये जो सितंबर है वो है दोस्तों नवंबर, सॉरी सितंबर के बाद अक्टूबर दे रखा है इसने। क्या दे रखा है दोस्तों? अक्टूबर दे रखा है। और अक्टूबर कौन सी तिथि? 1573। और ये तो वही सेम है, दिसंबर 1573 दोस्तों, दिसंबर 1573। यानी कि अकबर ने क्या अपनाई दोस्तों? सुलह कुल नीति अपनाई। इस सुलह कुल नीति के तहत इसने दोस्तों कितने? 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने दोस्तों? 4 शिष्टमंडल भेजे थे, 4 शिष्टमंडल
मंडल भेजे थे, और ये जो 4 शिष्ट मंडल किसको भेजे थे? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे थे। पहला जो शिष्ट मंडल था जलाल खां का, वो आया था सितंबर 1572। ये तारीख ध्यान रखना दोस्तों। यदि विकल्प में प्रश्न पूछ ले कि जलाल खां कब आया था और सितंबर 1572 ना हो, नवंबर 1572 हो, तब करना। अगर विकल्प के अंदर दोनों तिथियां दे रखी हैं और एक विकल्प ये हो कि ए व ब दोनों, तो क्या है, ए व ब दोनों सही होगी। बाकी परीक्षक कभी भी परीक्षा में नहीं पूछेगा आपसे कि दोनों तिथियां दे दे, और पूछ ले कि जलाल खां शिष्ट मंडल सुलह कुल नीति के तहत समझाने गया था या समझाने आया था, तो दोनों तिथियां देके नहीं पूछेगा, क्योंकि दोनों तिथियां देता है तो क्या है, टकराव होगा। टकराव से हम क्या है दोस्तों, आपत्ति दर्ज करेंगे तो प्रश्न डिलीट होगा। क्या होगा? प्रश्न डिलीट होगा। तो वो चाहते भी नहीं है कि प्रश्न डिलीट हो, लेकिन हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तिथि यही सही करना, लेकिन कभी कभी ये तिथि ना देकर फिर ये दे देता है, तो इसको आप सही करोगे। बाकी तो पहले इसको ही सही करना। जलाल खां, दूसरे शिष्टमंडल में मानसिंह आया था, तीसरे में भगवंत दास आया था, चौथे में दोस्तों टोडरमल आया था दिसंबर 1573 के अंदर। अब हम क्या है, प्रश्न देखते हैं दोस्तों और समझते हैं प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न देखना और समझना। तो पहला जो प्रश्न है, हम सुलह कुल नीति के तहत जो शिष्ट मंडल अकबर ने भेजे वो देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्ट मंडलों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुने। दोस्तों प्रश्न आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ठीक है। ये प्रश्न है दोस्तों कॉलेज हिस्ट्री के अंदर आया हुआ है, जो कॉलेज के अंदर हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था कॉलेज के लिए पढ़ाने के लिए 2021 का, तो उसके अंदर प्रश्न आया हुआ है। और विकल्प देखना, भगवंत दास, मानसिंह, टोडरमल, जलाल खां, चारों के चारों विकल्प दे रखे हैं और नीचे क्या कूट दे रखे हैं। अब हमें क्या है, क्रम पूछा गया है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो पहले एक बार इधर समझ लेना दोस्तों, फिर से मैं बता देता हूं कि शिष्ट मंडल 1, दूसरा, तीसरा और चौथा दोस्तों ध्यान रखना, जम्मा भट्टो। दोस्तों क्या है, जम्मा भट्टो। पहला पहला अक्षर ध्यान रखना, पहला पहला प्यार ही क्या है दोस्तों, सच्चा होता है, और पहला प्यार ही हमेशा याद होता है। तो पहला अक्षर भी क्या है, याद रखना आपको। तो जैसे दोस्तों क्या है, जलाल खां, क्या दोस्तों, जलाल खां है। मैं से मानसिंह है दोस्तों, कौन है, मानसिंह प्रथम है, ध्यान रखना। ये बे से भगवंत दास है दोस्तों, क्या है, भगवंत दास है। और टो से दोस्तों क्या है, टोडरमल है। अब इनकी तिथि दोस्तों ध्यान रखना, हमने कहा कि ये सितंबर 1572 के अंदर आया था। ये हमारे दोस्तों क्या है, अप्रैल 1573 के अंदर आया था। कब दोस्तों, अप्रैल 1573 के अंदर आया था। और ये भगवंत दास आया था दोस्तों, कब आया था, तो ये भी सितंबर 1573 के अंदर आया था। और टोडरमल जी आए थे दिसंबर 1573 के अंदर, दिसंबर 1573 के अंदर। हमें परीक्षक ने जो प्रश्न पूछा उसके अनुसार बात करें तो पहला जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। अब इन्होंने नाम उल्टे उल्टे दे रखे, ए में भगवंत दास कर रखा है, बी में मानसिंह, सी में टोडरमल, डी में जलाल खां। यानी कि ये इसको तो कहा कि ये डी, और इसे कहा बी, और इसे क्या कहा, टोडरमल को सी कहा, सॉरी टोडरमल को सी कहा, और भगवंत दास को क्या कहा, ए कहा, और इन्हें क्या कहा, सी कहा दोस्तों। तो अब हमें क्या है, क्रम से जमाना है इनको। तो क्रम क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर तो डी होगा, बी होगा, ए होगा और सी होगा। अब आप विकल्प के अंदर जो कूट दे रखा है वो देखना। तो इसका जो कूट है, पहले में बी, ए, डी, सी, तो अपने तो डी से शुरू है, तो अब डी वाले विकल्प दूसरा देखना, सी नहीं होगा। तीसरे में डी है, चौथे में ए है,
तो हमारा विकल्प कौन सा सही है दोस्तों? तीसरा विकल्प सही है। ये बात हमने की थी दोस्तों। ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार इसकी जो केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसके अनुसार इसकी तिथि की बात करूं दोस्तों तो क्या है, इसकी तिथि नवंबर माह है। और इसकी बात करूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार महीने की बात है दोस्तों तो सन तो वही है, तो वो है दोस्तों जून। कौन सा है? जून है। और इसकी बात करूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, फिर से बता देता हूं कक्षा 10 की पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ है, तो ये जो सितंबर दोस्तों है वो सितंबर नहा होकर क्या है दोस्तों, अक्टूबर है। और समय तो वही है 1572 1573 दोस्तों, 1573। और ये तिथि तो दोनों में सेम लिखी हुई है तो कोई बात वाली हमें दिक्कत नहीं है। अगला एक प्रश्न और बता देता हूं मैं दोस्तों आपको। अगला एक प्रश्न है कि प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए, प्रश्न आपको दिख रहा है बोर्ड पर, समझ में आ रहा है कि प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा? यह फर्स्ट ग्रेड के अंदर संस्कृत के अंदर जो संस्कृत का पेपर है उसके अंदर जो जीके था, इतिहास विषय था, उसके अंदर पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत का पेपर 2020 का हुआ था, उसमें पूछा गया है। तो अब अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा दोस्तों? तो टोडरमल के नेतृत्व में भेजा। तो अब टोडरमल कौन से विकल्प में है देख लेना, मानसिंह, भगवंत दास, भगवान दास, टोडरमल दोस्तों। तो जो भगवंत दास है वो तो दूसरे विकल्प में, तीसरा में भगवान दास है, चौथा में टोडरमल। तो हमारा सही उत्तर क्या है दोस्तों? चौथा विकल्प है। ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे। तो महाराणा प्रताप ने दोस्तों ये 4 शिष्टमंडल भेजे और 4 ही शिष्टमंडल क्या है दोस्तों, महाराणा प्रताप को समझाने में असफल हुए। लेकिन इस शिष्टमंडल के तहत दोस्तों एक बातचीत बनती है और वो बातचीत बनती है मानसिंह को लेकर कि मानसिंह जब समझाना आया तब क्या बात हुई थी। कुछ इतिहासकार और बातचीत बताते हैं, कुछ इतिहासकार अलग बातचीत बताते हैं। मैं उस बातचीत को शॉर्ट रूप में उसका जो मेन जो व्याख्या है बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मानसिंह जब आया था तब क्या बात हुई थी और कहां पर किन से मिले थे, वो बात मैं आपको समझाता हूं दोस्तों बहुत ही कम समय के अंदर। क्योंकि थ्योरी ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हम वही बिंदु पढ़े जो हमें क्या है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ क्या है अच्छा सा कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों क्या है कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या बात हुई थी जब मानसिंह गुजरात अभियान से दोस्तों लौट रहा था दिल्ली की ओर, तब उसे आदेश मिला कि आप दूसरे शिष्टमंडल के तहत सुले कुल नीति के तहत क्या महाराणा प्रताप से मिलने आप क्या है उदयपुर जाओगे। कहां पर जाओगे दोस्तों? उदयपुर जाओगे। तो बात क्या होती है वो समझना आप दोस्तों, बात समझना अब होता क्या है। तो सुलह कुल नीति के तहत दोस्तों कौन आ रहा है? मानसिंह। ये हमारे क्या है दोस्तों? महाराणा प्रताप है दोस्तों। कौन है? महाराणा प्रताप। इन्हें हम प्रताप भी कहेंगे क्योंकि इतना बड़ा शब्द लिखना और बोलना इतिहास में अच्छा नहीं लगता। इतिहास तो ये कहता है कि जैसे याद हो वैसे नाम लिखो और याद करो। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा प्रताप हो गए। इधर कौन हो गए दोस्तों? अकबर है। और अकबर दोस्तों क्या करता है? सुलह कुल नीति अपनाता है। कौन सी नीति दोस्तों? सुलह एक कुल नीति अपनाता है दोस्तों। और इस सुलह कुल नीति के तहत दूसरे शिष्टमंडल के अंदर दोस्तों कौन से दूसरे शिष्टमंडल के अंदर दोस्तों किसे भेजता है? तो वो भेजता है दूसरे शिष्टमंडल के अंदर मानसिंह को। और मानसिंह को कहां भेजता है? तो उदयपुर भेजता है हमारे महाराणा प्रताप से मिलने के लिए कि जाओ महाराणा प्रताप से मिलो और महाराणा प्रताप को क्या है समझाना है। और मानसिंह कहां से लौट रहा था दोस्तों? तो ये लौट रहा था गुजरात अभियान से। मानसिंह प्रथम जो गुजरात अभियान से लौट रहा है दूसरे शिष्टमंडल
के तहत आता है समझाना, लेकिन अभी तक मानसिंह क्या था, राजा नहीं बना था। मानसिंह क्या था दोस्तों, कुंवर मानसिंह था। यानी कि मानसिंह प्रथम कौन था, राजकुमार था। अभी भी इनके राजा इनके पिताजी भगवंत दास थे दोस्तों, ठीक है, ये बात होती है। तो मानसिंह प्रथम दोस्तों क्या है, जो मानसिंह प्रथम है वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आते हैं। और इनकी जो मुलाकात है दोस्तों, वो मुलाकात कहां पर होती है, तो इनकी जो मुलाकात है दोस्तों वो होती है उदय सागर की पाल पर दोस्तों। कहां पर, जो उदय सागर है, इस उदय सागर की पाल पर दोस्तों इनकी क्या है, मुलाकात होती है। कहां पर होती है दोस्तों मुलाकात, उदय सागर की पाल पर मुलाकात होती है। कहां पर, मानसिंह प्रथम और महाराणा प्रताप की होती है मुलाकात उदय सागर की पाल पर दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, जो अबुल फजल है दोस्तों, अबुल फजल कौन है दोस्तों, अबुल फजल, ये अबुल फजल कहते हैं कि जो मुलाकात है वो मुलाकात दोस्तों कहां पर हुई, तो अबुल फजल के अनुसार जो मुलाकात की बात करूं महाराणा प्रताप की और हमारे मानसिंह प्रथम की, तो वो मुलाकात दोस्तों गोगुंदा हुई थी। कहां पर, गोगुंदा हुई थी। सिर्फ इतना ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए कि मानसिंह प्रथम व महाराणा प्रताप की मुलाकात कहां पर हुई है, तो ध्यान रखना उदय सागर की पाल पर हुई। लेकिन परीक्षक पूछ ले कि मानसिंह प्रथम व महाराणा प्रताप की मुलाकात अबुल फजल के अनुसार कहां पर हुई, तो अबुल फजल के अनुसार मुलाकात दोस्तों कहां पर, गोगुंदा के अंदर हुई थी। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि मानसिंह शिष्टमंडल के तहत, सुलह कुल नीति के तहत अकबर का क्या है, दायित्व निभाना आता है और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आता है। अब इनकी मुलाकात उदय सागर की पाल पर हुई और अबुल फजल के अनुसार गोगुंदा हुई दोस्तों। ये बात तो हमने कर ली। और दोस्तों आपको पता होगा कि हम जो राज प्रशस्ति है दोस्तों, कौन सी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति दोस्तों, इस राज प्रशस्ति के अनुसार मैं दोस्तों कम शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो राज प्रशस्ति है, इस राज प्रशस्ति के अनुसार बताया गया है कि जब मानसिंह प्रथम और महाराणा प्रताप उदय सागर की पाल पर मिले थे, मुलाकात हुई थी, तब मानसिंह को क्या है दोस्तों, भोजन के लिए कहा कि भोजन करिए। तो मानसिंह ने कहा कि आप भी कीजिए भोजन। क्या कहा कि आप भी कीजिए भोजन, तो महाराणा प्रताप ने क्या है, मना कर दिया साथ में भोजन करने को लेकर। राज प्रशस्ति के अनुसार बात बता रहा हूं दोस्तों। और भी बहुत सारे इतिहासकारों ने यही बात बताई है कि मानसिंह को क्या है, भोजन का निमंत्रण भेजा गया और मानसिंह आते हैं और हमारे महाराणा प्रताप भी आते हैं। कहां पर, उदय सागर की पाल पर आते हैं। और जब भोजन की बात आती है तो मानसिंह को कहा जाता है कि भोजन कीजिए, तो मानसिंह ने भी महाराणा प्रताप को कहा कि आप भी भोजन कीजिए। तो महाराणा प्रताप भोजन नहीं करते हैं तो मानसिंह इस बात को लेकर रुष्ट हो जाते हैं इस बात को लेकर कि मैं इतने बड़े कुल का राजकुमार हूं, मैं इस वंश का राजकुमार हूं, आप राजकुमार के साथ भोजन नहीं कर रहे हैं। इस बात से क्या है, मानसिंह रुष्ट हो जाता है। तो मानसिंह रुष्ट होकर दोस्तों कहां, दिल्ली चला जाता है। दिल्ली किसके पास जाता है, अकबर के पास जाता है और अकबर को कहता है कि जब भी आपको महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान करना पड़े तो उस अभियान का सेनापति मुझे बनाकर भेजना, क्योंकि मुझे वहां पर मान हानि प्राप्त हुई है। क्या हुआ है, इनका जो मान था, सम्मान था, वो मान सम्मान क्या है, मेवाड़ से नहीं मिला, महाराणा प्रताप से नहीं मिला। और महाराणा प्रताप से इसलिए नहीं मिला क्योंकि महाराणा प्रताप क्या थे, महाराणा प्रताप सोचते थे कि इनकी जो बुआ जी है दोस्तों, वो बुआ जी की जो शादी है, मानसिंह के बुआ जी की शादी दोस्तों हरका बई, उसका विवाह किसके साथ, अकबर के साथ हुआ था। क्या हुआ था, अकबर के साथ हो रखा था। तो इस बात से क्या है, महाराणा प्रताप थोड़े से चिढ़ थे तो भोजन नहीं करते हैं दोस्तों। और हमारे दोस्तों जो इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड आएंगे, उनकी बात भी करूंगा। तो राज प्रशस्ति के अनुसार बात कर रहे थे, तो राज प्रशस्ति के अनुसार दोस्तों क्या है,
महाराणा प्रताप व मान सिंह के बीच दोस्तों भोजन प्रसंग को लेकर क्या है वैमनस्य पैदा हो गया था। तो दोस्तों क्या है राज प्रशस्ति के अनुसार भोजन प्रसंग को लेकर दोस्तों किस बात को लेकर भोजन प्रसंग को यानी कि भोजन की बात को लेकर भोजन प्रसंग को लेकर दोस्तों क्या है प्रसंग को लेकर महाराणा प्रताप किसको दोस्तों महाराणा प्रताप व मान सिंह के मध्य दोस्तों मान सिंह प्रथम के मध्य दोस्तों क्या हो जाता है प्रथम मान सिंह प्रथम के मध्य वैमनस्य पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों वैमनस्य पैदा यानी कि दोस्तों क्या है वैमनस्य पैदा हो जाता है ठीक है दोस्तों पैदा हो जाता है यह बात हो जाती है। लेकिन हमारे जो कर्नल जेम्स टोड है वो कुछ बात और बताते हैं। वो बात ये बताते हैं कर्नल जेम्स टोड कि महाराणा प्रताप नहीं मिले थे। क्या है ये जो उदय सागर की पाल पर जो मुलाकात हुई थी वहां पर जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में महाराणा प्रताप नहीं थे। तो कौन थे वो भी हम देख लेते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार दोस्तों। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देखना किसके अनुसार दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मुलाकात दूसरे शिष्टमंडल में कौन थे दोस्तों तो दूसरे शिष्टमंडल में हमारे मानसिंह आए थे। तो इनके अनुसार दोस्तों देखना और समझना ये भी दोस्तों क्या है एक इतिहासकार के एक लेखक का दोस्तों क्या है समर्थन करते हैं और ये अपनी बात रखते हैं। तो इनके अनुसार बात करें तो हमारे दोस्तों मेवाड़ का राजा कौन है दोस्तों तो मेवाड़ का जो राजा है वो है दोस्तों प्रताप। कौन है प्रताप है। और प्रताप के जो पुत्र है दोस्तों प्रताप के पुत्र कौन है दोस्तों जिन्हें हम कुंवर अमर सिंह कहते हैं। अभी जब ये राजा बनेंगे तब हम अमर सिंह कहेंगे बाकी कुंवर अमर सिंह प्रथम है। इधर दोस्तों हमारे दोस्तों अकबर है और अकबर की ओर से कौन आया है तो अकबर की ओर से दूसरे शिष्टमंडल में दोस्तों जो हमारे आमेर के कछावा है दोस्तों और आमेर के कछावा के अंदर दोस्तों कौन आता है कुंवर मान सिंह आता है। कौन आता है दोस्तों कुंवर मान सिंह आता है। और जो कुंवर मान सिंह है दोस्तों वो भी क्या है प्रथम है। कुंवर मान सिंह के पिता का नाम दोस्तों क्या है भगवंत दास है जो अभी क्या थे आमेर के राजा है। तो ये कौन हुए कुंवर मान सिंह है। ये दोस्तों आमेर के है। कहाँ के है दोस्तों आमेर के है ध्यान रखना कछावा राजवंश से है। अब दोस्तों ये सुलह कुल नीति के तहत किस नीति के तहत दोस्तों सुलह कुल नीति के तहत कौन सी नीति दोस्तों सुलह कुल नीति के तहत दोस्तों क्या है समझाने आते हैं किसको महाराणा प्रताप को। लेकिन दोस्तों क्या है जब ये आते हैं तो समाचार मिलता है राज दरबार में महाराणा प्रताप के पास। तो वहां के जो दरबारी थे उन्होंने कहा कि अकबर की ओर से कौन आ रहा है कुंवर मान सिंह आ रहा है। यानी कि जो आमेर के जो शासक है भगवंत दास आमेर के शासक कौन है दोस्तों भगवंत दास है। और भगवंत दास का कौन आ रहा है पुत्र आ रहा है। यानी कि भगवंत दास तो शासक है यानी कि राजा नहीं आ रहा है कुंवर मान सिंह आ रहा है। तो कुंवर मान सिंह से क्या है हमारे राजा नहीं मिलेंगे कुंवर मान सिंह से कौन मिलेगा हमारे भी राजा के पुत्र कौन है कुंवर अमर सिंह है वो मिलेंगे। यानी कि जिस तरह से वो आ रहे हैं उसी तरह के पद का हमारा व्यक्ति भी मिलेगा। यदि वो अकबर राजा को भेजता तो हमारे भी क्या है राजा मिलते। उन्होंने एक राजा के पुत्र को भेजा है मिलने के लिए तो हम भी क्या है एक राजा के पुत्र को ही उनके सामने प्रकट करेंगे मिलने के लिए भेजेंगे मिलने के लिए। तो कुंवर मान सिंह प्रथम और अमर सिंह प्रथम आते हैं दोस्तों मिलते हैं। और इनकी जो मुलाकात है दोस्तों वो मुलाकात भी कहाँ बताई गई है उदय सागर की पाल पर बताई गई है। कहाँ पर दोस्तों उदय सागर की पाल पर बताई गई है। और ये जो मुलाकात होती है इस मुलाकात से अभी तक कुंवर मान सिंह क्या है नाराज नहीं थे रुष्ट नहीं थे। उन्होंने अमर सिंह के पास बात कही कि अमर सिंह जी भोजन करते हैं भोजन का समय भी हो रहा है भोजन क्या है भूख लग रही है तो भोजन करना है। तो अमर सिंह जी ने कहा कि मान सिंह जी चिंता ना करें भोजन की व्यवस्था हमने बहुत ही अच्छी की है दाल बाटी चूरमा बनाया है मेवाड़ की ओर से मेवाड़ में खाने के लिए प्रसिद्ध है।
अभी जो समय चल रहा है उसमें दाल बाटी चूरमा खाइए और मस्त आनंद से सो जाइए, नींद लीजिए। तो मान सिंह जी ने कहा कि अच्छी बात है, अप्रैल का महीना चल रहा है, हमें अप्रैल में दाल बाटी चूरमा खाने का बहुत शौक रहता है लोगों को। इतिहासकारों के अनुसार जो तिथि कौन सी थी, तिथि थी दोस्तों अप्रैल 1573। और हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार देखें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 10 की पुस्तक है इसके अनुसार तिथि देखें तो जून 1573 दोस्तों। कौन सी तिथि थी, जून 1573। यानी कि ये दोनों महीने गर्मियों के थे, यानी कि क्या है, आराम से चाव से दोस्तों क्या है, चूरमा बाटी खाने वाले महीने हैं और आराम से क्या है, सोने वाले महीने हैं। तो ये बात तो अमर सिंह जी मान सिंह जी को कहते हैं कि हमारे मेवाड़ के अंदर दाल बाटी चूरमा अच्छा बनता है, बनाया है, आप भी खाइए, हम भी खाते हैं और आराम से सोते हैं, कल बात करेंगे और जो भी करेंगे। तो मान सिंह जी कहते हैं कि अच्छी बात है, हम आपके साथ भोजन करेंगे, लेकिन आप क्या है, एक बार हमें महाराणा प्रताप को बुला दीजिए भोजन पर, हम उनसे भी क्या है, छोटी मोटी रूबरू होके बात कर लेंगे। मान सिंह जी कहते हैं कि महाराणा प्रताप को बुला दीजिए। अब किसी ने कहा कि महाराणा प्रताप नहीं आ सकते, तो किसी ने कहा कि महाराणा प्रताप नहीं आ सकते। अमर सिंह के जो सहयोगी थे जो वहां पर थे उपस्थित, उनमें से किसी ने एक ने कहा कि महाराणा प्रताप नहीं आ सकते। तो मान सिंह जी ने फिर से अमर सिंह जी को पूछा कि अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप क्यों नहीं आ सकते, आपके पिताजी क्यों नहीं आ सकते? तो अमर सिंह जी ने कहा कि पिताजी के क्या है, पेट में दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? प्रताप के पेट में क्या है दोस्तों, दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? दर्द हो रहा है। और आपको भी पता है कि आपने भी छोटे थे जब स्कूल से छुट्टी लेने के लिए एक ही बहाना मिलता था कि सर जी, मैडम जी, पेट में दर्द बहुत हो रहा है, छुट्टी चाहिए। यानी कि बहाना और कुछ मिले ना मिले, लेकिन पेट दर्द का बहाना मिलता था घर जाने के लिए। तो उसी प्रकार से भी क्या है, अमर सिंह जी को एक ही बहाना था, बचपन थे, वैसे तो बड़े हो चुके थे, लेकिन इनको भी एक ही बहाना पता था कि क्या है, पेट में दर्द हो रहा था। तो इस बात से मान सिंह को गुस्सा आया कि मुझसे मिलने के लिए मेवाड़ का राजा नहीं आ रहा है, और मेरे अंडर में तो बहुत राज्य के इतने इतने ऐसे ऐसे राज्य हैं, वहां के राजा काम करते हैं, और ये कि जो मेवाड़ का राजा है प्रताप, वो मुझसे मिलने नहीं आता है। इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और मान सिंह वहीं से चले जाते हैं बिना भोजन किए। तो उस समय जाते वक्त अमर सिंह जी कहते हैं कि मान सिंह जी कहाँ जा रहे हो? तो मान सिंह कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं और वापस आऊंगा, युद्ध करने के लिए ही आऊंगा। तो अमर सिंह जी कहते हैं कि अब आप अकेले मत आना, अपने फूफा जी को साथ में लेते हुए आना और अच्छे से क्या है, युद्ध करेंगे। और वहां पर आपको और क्या है, आपके फूफा जी को अच्छे से दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे, अभी आपने नहीं खाई है तो दोनों को साथ में खिलाएंगे, यह बात होती है। तो जब ये अकबर के पास जाके बात बताते हैं कि ऐसी बात हुई है, तो अकबर को भी क्या है, गुस्सा आता है। लेकिन अकबर सोचता है कि जब तक युद्ध टाला जाए टाल दे, क्योंकि नुकसान हमारा ज्यादा होने वाला है, मेवाड़ का कम होगा, क्योंकि मेवाड़ पहले से ही क्या है, छितर बितर कर चुके हैं हम, तो मेवाड़ का होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है युद्ध को टालकर और समझाने की कोशिश करें। तो इसके बाद तीसरा और चौथा शिष्टमंडल भेजा, फिर भी चारों के चारों शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को क्या है, समझाने में असमर्थ हुए थे। तो 4 शिष्टमंडल भेजे थे किसने, अकबर ने, वो चारों के चारों क्या है दोस्तों, असफल रहे। तो जब असफल रहे तो क्या है, तो दोस्तों होता क्या है कि असफल रहे 4 ही शिष्टमंडल, तो होता क्या है, होता यह है कि अब अकबर क्या करता है, युद्ध करना चाहता है, क्योंकि उसने सुलह कुल नीति के तहत क्या देख लिया, सब कुछ जो भी उसके साम दंड वेद जो थे उसने उसके हिसाब से करके देख लिया। लेकिन महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब अकबर क्या करता है दोस्तों, युद्ध की योजनाएं बनाता है। अब ये है अकबर दोस्तों, और अकबर कहां पर है वर्तमान में, अभी शासक दिल्ली का है दोस्तों। और अकबर युद्ध की योजना बनाता है, तो अकबर युद्ध की योजना दोस्तों अजमेर के अंदर बनाता है। कहां पर दोस्तों, अजमेर के अंदर बनाता है। और अजमेर में भी कौन से किले में दोस्तों, तो मैगजीन दुर्ग के अंदर दोस्तों। कौन से दुर्ग में, मैगजीन दुर्ग के अंदर दोस्तों क्या है, मैगजीन दुर्ग में दोस्तों क्या है, युद्ध की जो भी दोस्तों
नीति है, उस युद्ध के लिए दोस्तों क्या है, मैगजीन दुर्ग के अंदर योजना बनाता है। क्या करता है दोस्तों, इस मैगजीन दुर्ग में दोस्तों क्या है, युद्ध की योजना बनाता है। ये जो युद्ध है, इस युद्ध की योजना बनाता है। और ये योजना कौन से युद्ध की है दोस्तों, तो हल्दी घाटी के युद्ध की योजना है। कौन से युद्ध की योजना, तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो हल्दी घाटी के युद्ध की योजना, युद्ध की दोस्तों क्या है, अब योजना तैयार हो रही है। योजना के अंदर क्या क्या होता है हम वो समझ लेते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी की युद्ध की योजना बना कौन रहा है, अकबर। कहां पर बना रहा है, अजमेर के अंदर। कौन से किले में, मैगजीन दुर्ग में। और यहाँ पर जो योजना बन रही है वो हल्दी घाटी के युद्ध की योजना। अकबर के साथ साथ कौन है दोस्तों इस योजना को पूरी करने के लिए, योजना को बनाने के लिए दोस्तों, तो एक है आसफ खां, दूसरा दोस्तों व्यक्ति है उसका नाम है मान सिंह। तो इस योजना को बनाने के लिए सहयोग कौन कर रहा है, एक तो मान सिंह कर रहे हैं कि इस प्रकार से युद्ध करेंगे हल्दी घाटी का, और एक है आसफ खां दोस्तों। कौन है, आसफ खां है। ये दोनों दोस्तों क्या है, अपनी अपनी विचार रखते हैं अकबर के समक्ष, और तीनों मिलकर हल्दी घाटी की युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग में बनाते हैं। योजना बन जाती है, और योजना के तहत इस हल्दी घाटी युद्ध अभियान के लिए सेनापति जो अकबर बनाता है, अकबर सेनापति किसको बनाता है समझना। अकबर दोस्तों सेनापति के हैं या सेना अध्यक्ष के हैं दोस्तों। तो वो सेनापति या सेना अध्यक्ष की बात करूं दोस्तों, तो ये बनाता है मानसिंह प्रथम को। किसको दोस्तों, मानसिंह प्रथम को बनाता है। मानसिंह प्रथम को बनाता है कि देख मानसिंह, तुझे मैं इस सेना का सेनापति बना रहा हूं, तू मुझे ये युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जीत कर लाकर देगा, जीत कर लाकर देगा। यानी कि या तो महाराणा प्रताप को तू अधीनता स्वीकार करवा के आएगा इस युद्ध के तहत, या महाराणा प्रताप को पकड़ के लेके आएगा बंदी बनाकर, या फिर तू महाराणा प्रताप को क्या है मार कर आएगा, खाली हाथ तू नहीं आएगा। या तो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा देना, या महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर मेरे दरबार में लेकर आना, या फिर तू महाराणा प्रताप को वहीं पर मार देना उस युद्ध में। ये तेरा काम है, ये तेरा उद्देश्य है इस युद्ध का। यानी कि इस युद्ध का उद्देश्य साफ हो गया कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवानी या महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर लाना। अब सेनापति सेना अध्यक्ष कौन बन गया, मान सिंह प्रथम बना दिया गया है। अब दोस्तों इसका अकबर का दोस्तों एक जो हम कहें तो दरबारी विद्वान था दोस्तों। दरबारी विद्वान का नाम क्या है, तो इसका एक दरबारी विद्वान था दोस्तों बदायूंनी। कौन था दोस्तों, बदायूंनी इसका दरबारी विद्वान था। ये बदायूंनी क्या है, जाता है अपने राजा के पास। ये अकबर के साथ ही रहता था, अकबर के साथ ही चलता था। अकबर जो करता था वो अपनी पोथी खाने में लिखता रहता था कि अकबर ने ऐसा किया वैसा किया, ये चीज हुई। तो ये बदायूंनी क्या करता है, ये अपने अकबर के पास जाता है और जाकर कहता है कि शहंशाह, मैं अपनी ये जो दाढ़ी सफेद हो चुकी है, ये जो दाढ़ी के बाल हैं, इस दाढ़ी के बाल क्या है सफेद हो चुके हैं, तो मैं इस दाढ़ी के बाल को क्या है डाई करवाना चाहता हूँ। क्या करवाना चाहता हूँ दोस्तों, डाई करवा के काले करवाना चाहता हूँ। तो ये क्या कहता है बदायूंनी, अकबर के पास जाकर कहता है कि शहंशाह, मेरी दाढ़ी के बाल क्या है सफेद हो गए हैं, तो मैं क्या है मेवाड़ी सरदारों के रक्त से अपनी दाढ़ी रंग कर ब्लैक ना करके लाल करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, ब्लैक ना करके लाल करना चाहता हूं। तो बदायूंनी का कथन देखना दोस्तों, मैं मेवाड़ी सरदारों के रक्त से, मैं मेवाड़ी सरदारों के रक्त से, मैं मेवाड़ी सरदारों के रक्त से अपनी दाढ़ी रंगना चाहता हूं। अपनी दाढ़ी रंगना चाहता हूं दोस्तों। क्या करना चाहता हूं, दाढ़ी ठीक है दोस्तों, दाढ़ी रंगना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, ये हमारे बदायूंनी का कथन है दोस्तों। क्या है, बदायूंनी का कथन है कि मैं अपनी दाढ़ी को क्या है दोस्तों, दाढ़ी को रंगना चाहता हूं मेवाड़ी सरदारों के रक्त से,
तो अकबर ने कहा कि ठीक है तू जा, तेरे सैनिक चाहिए, जो चाहिए वो ले लेना, तू जा, मस्त रहे, तू भी इस युद्ध में जा, भाग ले, क्योंकि हमारा मानसिंह जा रहा है सेनापति अध्यक्ष बनके, तो युद्ध को जीत कर आएगा। तो बंदायूनी के एक संरक्षक था, इसका जो संरक्षक बनाया गया था बंदायूनी का, वो था दोस्तों नकीब खां। कौन था दोस्तों? नकीब खां था इसका संरक्षक। तो इसका जो नकीब खां था, वो नकीब खां दोस्तों क्या है, ये जो नकीब खां है ना, ये नकीब खां के पास भी संदेशा पहुंचाता है बंदायूनी, कि बंदायूनी कहता है नकीब खां को कि नकीब खां चल, मैं भी क्या है युद्ध में जा रहा हूं, तो इस युद्ध में तू भी भाग ले, क्योंकि मेवाड़ी सरदार बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर है, इसके लिए अकबर को, हमारे शहंशाह को, उसको जीतने के लिए एक हिंदू राजा को क्या है सेनापति बनाना पड़ा, एक हिंदू व्यक्ति को। तो संरक्षक कहता है, नकीब खां कहता है कि देखिए बंदायूनी जी, मैं इस युद्ध में नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? कि इस युद्ध के लिए जो सेनापति बनाया गया है वो हिंदू सेनापति है। कौन सेनापति बनाया गया है दोस्तों? जो सेनापति बनाया गया है वो हिंदू सेनापति है, और जब हिंदू सेनापति है तो मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। यदि इस सेनापति का कोई अध्यक्ष या सेनापति वो मुस्लिम होता तो पहला व्यक्ति होता मैं, क्या होता? पहला व्यक्ति होता इस युद्ध में भाग लेने के लिए। यह बात कौन करता है? नकीब खां, यानी कि नकीब खां इस युद्ध में आने के लिए मना कर देता है, यह बात कहकर। अब बंदायूनी भी क्या है चला जाता है। अब बात क्या होती है कि ये जो सेना है अब क्या है दोस्तों, ये तो तैयार हो गए, हम निकलेंगे, युद्ध करेंगे, ये सेनापति अध्यक्ष है, ये है, ठीक है। अब जो भी करना है मानसिंह को करना है, मानसिंह चाहे जिसको अपने क्या है अच्छे पद के ऊपर रखे उस युद्ध के अंदर, और अच्छा नेतृत्व दे उसको, और वो उस नेतृत्व के तहत युद्ध हो, तो अब करना क्या है? मानसिंह को है। अब सेना मानसिंह लेकर निकलेगा, यहाँ से सेना कहाँ तक आएगी? हमारे हल्दी घाटी तक आएगी। तो कहाँ कहाँ तक सेना आती है वो बात हम करते हैं दोस्तों। देखना अब अकबर की जो सेना है वो सेना किसके पास आ गई? सेनापति कौन है? मानसिंह है, मानसिंह प्रथम दोस्तों, ये कौन है? सेनापति हैं। अब हल्दी घाटी के लिए ये कहां से? अजमेर से रवाना होता है दोस्तों। कहां से? अजमेर से रवाना होता है। ये अजमेर से क्या है दोस्तों? अजमेर से रवाना होता है। और रवाना कब होता है दोस्तों? तो 3 अप्रैल को रवाना होता है दोस्तों। कब अप्रैल को? 3 अप्रैल को दोस्तों, 3 अप्रैल 1576 को ये रवाना होता है, ठीक है। 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से सेना लेकर सेनापति बनकर रवाना होता है। और दोस्तों अजमेर से ये अपनी सेना लाता है। अब अजमेर से सेना लेकर निकला है, चल रहा है, जैसे ही रात्रि होती है विश्राम कर लेता है रात का, फिर सुबह होती है उठ के चलते हैं, खाना बना के खा लिया, फिर निकलते हैं। तो यात्रा करते करते मानसिंह अजमेर से कहा, हमारे मेवाड़ की सीमा जो मांडल है उस मांडलगढ़ तक पहुंच जाता है दोस्तों। कहां पर? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां पर है? तो भीलवाड़ा के अंदर है, वहां पर पहुंच जाता है। यानी कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंच जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ये मांडलगढ़ कहां पर है दोस्तों? तो भीलवाड़ा जिले के अंदर है। तो मांडलगढ़ पहुंच जाता है। अब मांडलगढ़ पहुंचा तो अकबर की जो सेना है वो सेना धरातल पर युद्ध करने के लिए है। यानी कि अकबर की सेना ने कभी भी दोस्तों क्या है पहाड़ों में युद्ध नहीं किया है। तो पहाड़ों के लिए उनके पास जो युद्ध कौशल है वो नहीं है, वो पहाड़ों में युद्ध नहीं करना जानते हैं। तो मानसिंह क्या करता है कि इसे पता है कि हम मेवाड़ को जीतने जा रहे हैं, और जो हमारे प्रताप है, जो प्रताप कहां पर रहता है? अभी उदयपुर रहता है, उदयपुर रहता है। तो उदयपुर कुंभलगढ़ देख लो दोस्तों, दोनों जगह की बात करें तो दोनों जगह क्या है दोस्तों? पहाड़ है। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है तो वहां पर भी क्या है? पहाड़ है, जंगल है। तो वहां पर दोस्तों क्या है, मानसिंह की जो सेना है वो सेना युद्ध नहीं कर सकती। तो उस युद्ध के कौशल के लिए तो ये मांडलगढ़ में क्या है दोस्तों? प्रथम डेरा डालता है। यानी कि मांडलगढ़ में सेना को रोक देता है कि हम कुछ दिन तक यहीं पर रुकेंगे। क्या करेंगे? मांडलगढ़ के अंदर ये रोक देता है। यानी कि पहला पड़ाव इनका मांडलगढ़ में पड़ता है। कौन सा पड़ाव दोस्तों? पहला पड़ाव मांडलगढ़ में,
ठीक है, मांडलगढ़ में पहला पड़ाव पड़ता है मानसिंह प्रथम का। फिर और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये होता है कि ये 18 से 21 दिन तक क्या करता है दोस्तों, 18 से 21 दिन तक सेना को दोस्तों क्या है, सेना को दोस्तों सैन्य प्रशिक्षण देता है। क्या करता है दोस्तों, जो सेना है उस सेना को दोस्तों क्या है, सैन्य प्रशिक्षण देता है। क्या देता है दोस्तों, सैन्य प्रशिक्षण देता है कि आपको मेवाड़ के अंदर हम हल्दी घाटी का जो युद्ध करेंगे पहाड़ों में, वो किस प्रकार से करना है, उस युद्ध के लिए उनको तैयार करता है युद्ध करने के लिए। बाकी आप धरातल में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो, अच्छे युद्ध कर लेते हो, लेकिन क्या है, हम जो युद्ध करने जा रहे हैं वो हल्दी घाटी का युद्ध है। तो क्या करता है, मांडलगढ़ में पहला पड़ाव देता है और यहाँ पर 18 से 21 दिन तक दोस्तों क्या है, जो सेना है उस सेना को सैन्य प्रशिक्षण देता है, तैयार करता है। अब मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ये रवाना होता है सैन्य प्रशिक्षण देने के बाद दोस्तों, ये कहां पर जाकर रुकता है, तो ये जो हमारे मांडलगढ़ से वापस निकलता है और हल्दी घाटी की तरफ निकलता है, तो एक मोलेला गांव आता है दोस्तों, मोलेला गांव। ये मोलेला गांव कहां पर पड़ता है दोस्तों, ये मोलेला गांव पड़ता है राजसमंद जिले में। मोलेला गांव राजसमंद जिले में है दोस्तों। इस मोलेला गांव में दोस्तों अपना क्या है, अंतिम पड़ाव करता है। ये है कौन सा, अंतिम पड़ाव। यानी कि जो मानसिंह है वो अजमेर से रवाना हुआ था 3 अप्रैल 1576 को। पहला पड़ाव इसने मांडलगढ़ के अंदर डाला और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 18 से 21 दिन तक सैन्य प्रशिक्षण सेना को दिया। फिर मांडलगढ़ से निकला, जो क्या है अपना इसका अंतिम पड़ाव था, यानी कि मोलेला गांव में आकर ये रुक जाता है और अपनी क्या है सैनिक चौकी बनाता है कि यहाँ पर हम विश्राम करेंगे, फिर हम यहाँ से युद्ध करने जाएंगे, युद्ध जीतकर वापस यहाँ आएंगे। तो वहां पर क्या है, अपने घर खाना पीना बना देते हैं कि युद्ध कितने दिन चले पता नहीं है। तो मोलेला गांव में ये रुकता है। मोलेला गांव कहां पर पड़ता है, राजसमंद जिले में पड़ता है। ठीक है, अब यहां तक इसकी सेना आ चुकी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रताप की। तो प्रताप के अंदर क्या क्या होता है, तो प्रताप दोस्तों अपनी सेना लेकर निकलता है और अपनी सेना का जो सेनापति है वो सेनापति कौन बनता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, हकीम खां सूरी को बनाता है। किसको बनाता है दोस्तों, हकीम खां सूरी को सेनापति बनाता है। हकीम खां सूरी जो एक मुस्लिम सेनापति है, मुस्लिम क्या है दोस्तों, सेनापति है। सेनापति की बात कर ले तो हकीम खां सूरी बनता है। और यही हकीम खां सूरी दोस्तों क्या है, जो हम बात करेंगे आगे कि ये हरावल बाग का सेनापति था। किस बाग का दोस्तों, हरावल बाग का सेनापति बनता है। ये किस बाग का बनेगा, हरावल बाग का सेनापति बनेगा, हम आगे बात करेंगे। तो ये हकीम खां सूरी है और प्रताप अपनी सेना को लेकर निकलता है और ये भी अपना जो अंतिम पड़ाव है, क्योंकि ये तो मेवाड़ से है, मेवाड़ से हल्दी घाटी जाने तक क्या है, एक पड़ाव में ही पहुंच जाएंगे। तो इनका जो पड़ाव चलता है दोस्तों, वो पड़ाव सेना आती है और सेना दोस्तों लेसिंग गांव में रुकती है। कहां पर, लेसिंग गांव के अंदर रुकती है। और ये लेसिंग गांव भी कहां पर है दोस्तों, राजसमंद के अंदर है। कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। यानी कि दोनों सेनापति, दोनों जो युद्ध करने वाले हैं, प्रताप और इधर मानसिंह अकबर को क्या है प्रेजेंट करेंगे। तो दोनों की सेना आ गई है। इनकी सेना लेसिंग गांव राजसमंद में रुकी है, इनकी सेना कहां पर, मोलेला गांव पर रुकी है दोस्तों। अब मैं बात बता रहा हूं वीर विनोद के अनुसार दोस्तों, समझना यहां पर वीर विनोद के अनुसार दोस्तों, जो वीर विनोद है ग्रंथ है दोस्तों, उस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार बात करूं दोस्तों, तो इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मानसिंह के पास 80,000 सैनिक थे दोस्तों। मानसिंह के पास कितने सैनिक थे, 80,000 सैनिक थे दोस्तों, ध्यान रखना। मानसिंह के पास कितने, 80,000। और प्रताप के पास दोस्तों 20,000 सैनिक थे। कितने सैनिक दोस्तों, 20,000 सैनिक थे दोस्तों प्रताप के पास। जो वीर विनोद ग्रंथ है श्यामल दास जी ने लिखा, उस ग्रंथ के अनुसार मैं बता रहा हूं कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मानसिंह के पास कितने, 80,000 सैनिक और प्रताप के पास 20,000 सैनिक। यानी कि इनके अनुपात की बात करूं दोस्तों, तो अनुपात कितना आता है,
4:1 था, यानी कि मानसिंह के पास यदि 4 सैनिक थे तो प्रताप के पास 1 सैनिक था। यह सामान्यतः अनुपात यह है। बाकी वीर विनोद के अनुसार ध्यान रखना, मानसिंह के पास 80,000 सैनिक, प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। ये बात हो गई। अब लेसिंग गांव में पहुंच गए, यहां पर मोलेला गांव में पहुंच गए। तो अब प्रताप की ओर से इस युद्ध में कौन कौन भाग ले रहा है, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं, फिर हम मानसिंह की बात करेंगे। तो मानसिंह को हम कल देखेंगे। आज की क्लास में प्रताप की ओर से कौन कौन भाग ले रहे हैं। प्रमुख योद्धा, जो मुख्यतः योद्धा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर नजर डालते हैं हम। और साथ ही साथ देखेंगे कि जिस प्रकार से हरावल बाग का सेनापति हकीम का सूरी था, उसी प्रकार से मध्य बाग को कौन संभाल रहा था, चंदावल बाग को कौन संभाल रहा था। ये हम तीनों चीज देख लेते हैं और क्या है, फिर हम क्लास को विराम देंगे। दोस्तों, अब प्रताप की ओर से भाग लेने वाले प्रमुख योद्धा हम अब देखते हैं प्रताप की ओर से। कल हम दोस्तों मानसिंह की ओर से भी देखेंगे। प्रताप की ओर से भाग लेने वाले, किसकी ओर से दोस्तों, प्रताप की ओर से भाग लेने वाले प्रमुख योद्धा, लेने वाले दोस्तों कौन है, प्रमुख योद्धा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन थे दोस्तों, एक तो हमारे ग्वालियर के थे। ग्वालियर के कौन थे दोस्तों, ग्वालियर के रामशाह तंवर थे। रामशाह तंवर थे दोस्तों। केवल रामशाह तंवर ही नहीं, अपने 3 पुत्रों के साथ इन्होंने इस हल्दीघाटी युद्ध में दोस्तों क्या है, अपना योगदान दिया था। तो इनके 3 पुत्र थे, कौन कौन से थे दोस्तों, तो एक का नाम है दोस्तों सालीवाहिन। क्या नाम है दोस्तों, सालीवाहिन नाम है, सालीवाहन नाम है दोस्तों, सालीवाहन। इनके एक पुत्र का नाम दोस्तों सालीवाहन है, दूसरे का नाम भवानी सिंह है दोस्तों। क्या नाम है, भवानी सिंह है। और तीसरे पुत्र का नाम है प्रताप सिंह। कौन सा पुत्र है दोस्तों, प्रताप सिंह नाम है। इतना ध्यान रखना, यानी कि ग्वालियर के राजा रामशाह तंवर आए थे अपने पुत्र सालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह को लेकर इस हल्दीघाटी युद्ध के अंदर दोस्तों। फिर दोस्तों बात करें तो दोस्तों इनके बामासा थे, और अपने जो हमारे बामासा व ताराचंद थे, हल्दीघाटी युद्ध के बाद दोस्तों इन्होंने महाराणा प्रताप का क्या है, रुपए पैसे देकर क्या है, सहयोग किया था। तो वो भी थे इस युद्ध के अंदर। तो कौन थे ये दोस्तों, बामासा थे। कौन थे, बामासा व ताराचंद भी इस युद्ध के अंदर थे, महाराणा प्रताप का सहयोग करने के लिए। ठीक है, थे। फिर हम बात करें तो बामासा व ताराचंद आ गए। तो जालोर के मानसिंह सोनग्राही थे दोस्तों। कौन थे, तो जालोर है, इस जालोर के मानसिंह सोनग्राही थे। मानसिंह सोनग्राही जालोर के थे दोस्तों, मानसिंह सोनग्राही। और बदनौर के दोस्तों रामदास राठौड़ थे। जो बदनौर है दोस्तों, इस बदनौर के, कहां के, इस बदनौर के दोस्तों रामदास थे। रामदास, या फिर दोस्तों राम सिंह राठौड़ नाम मिलेगा आपको। क्या नाम मिलेगा, राम सिंह राठौड़ नाम आपको देखने को मिलेगा, रामदास राठौड़ या राम सिंह। फिर दोस्तों सरदारगढ़ से और सलूम्बर से दोस्तों कौन थे, तो सलूम्बर से कृष्णदास चुंडावत थे। सलूम्बर से दोस्तों कौन आए थे, कृष्णदास चुंडावत आए थे। कृष्णदास चुंडावत दोस्तों, कृष्णदास चुंडावत। और दोस्तों सरदारगढ़ से कौन आए थे, तो भीम सिंह डोडिया आए थे। ये जो सरदारगढ़ है, इस सरदारगढ़ से दोस्तों कौन आए थे, भीम सिंह डोडिया। कौन आए थे दोस्तों, भीम सिंह डोडिया आए थे। ये तो हो गई। और बात करें दोस्तों, भीम सिंह डोडिया हो गए। और आगे बढ़े हम तो दोस्तों सादड़ी से और मेरपुर से दोस्तों राणा पुंजा आए थे। सादड़ी और मेरपुर से कौन, राणा पुंजा दोस्तों। और मेरपुर से तो दोस्तों राणा पुंजा थे। ये लीजिए 6-7 नंबर मेरपुर दोस्तों। इस मेरपुर से दोस्तों कौन आए थे, राणा पुंजा आए थे। ये राणा पुंजा दोस्तों। और देखें तो सादड़ी से दोस्तों, सादड़ी से कौन आए थे, तो सादड़ी से दोस्तों जिन्हें हम जाला बिद्दा कहते हैं, जाला बिद्दा, ये आए थे दोस्तों। किन्हीं किन्हीं पुस्तक में इन्हें जाला मन्ना या मान कहा गया है। इन्हें क्या है दोस्तों, जाला मन्ना या जाला मान कहा गया है, ध्यान रखना।
सादड़ी से जालाबिदा, मेरपुर से दोस्तों राणा पूंजा, और 2 चारण योद्धा थे, चारण जैसा और दोस्तों चारण केशव, यानी कि 2 चारण योद्धा थे। कौन थे दोस्तों? चारण योद्धा। अब 2 चारण योद्धा थे तो कौन कौन थे? तो उनके नाम मैं बता रहा हूं। एक तो चारण कैसा था, सॉरी चारण जैसा था, और दूसरा नाम है चारण केशव। क्या नाम है दोस्तों? चारण केशव था। और एक मुस्लिम सेनानायक भी था इनका। तो मुस्लिम सेनानायक दोस्तों कौन था? तो मुस्लिम जो सेनानायक है दोस्तों, वो मुस्लिम सेनानायक कौन है दोस्तों? तो उसका नाम है हकीम खां सूरी। क्या नाम है दोस्तों? हकीम खां सूरी है। और मैं बात करूं दोस्तों प्रमुख नाम की, तो प्रमुख नाम दोस्तों मुझे मिलता है गोपीनाथ व जगन्नाथ पुरोहित दोस्तों। क्या नाम मिलता है? गोपीनाथ, गोपीनाथ पुरोहित है दोस्तों। ये कौन है? गोपीनाथ पुरोहित है। और बात करूं दोस्तों गोपीनाथ व जगन्नाथ पुरोहित है दोस्तों, दोनों एक पुरोहित ही थे। जगन्नाथ, जगन्नाथ पुरोहित दोस्तों, जगन्नाथ पुरोहित थे। और बात करूं तो दोस्तों हमारे देवगढ़ से एक रावत सांगा भी आए थे। कौन आए थे दोस्तों? रावत सांगा आए थे। ये रावत सांगा दोस्तों, ये प्रमुख योद्धा है हमारे प्रताप की ओर से भाग लेने वाले प्रमुख योद्धा। और कहां पर भाग ले रहे दोस्तों? हल्दी घाटी युद्ध में। किस युद्ध में? हल्दी घाटी युद्ध में क्या है दोस्तों? ये भाग ले रहे हैं। तो योद्धा देख लेना। ग्वालियर से कौन है दोस्तों? रामसा तंवर है, जो अपने 3 पुत्रों के साथ आते हैं, शालिवाहन, भवानी सिंह दोस्तों और प्रताप सिंह के साथ आते हैं। फिर दोस्तों हमारे बामासा व ताराचंद थे। जालोर से मानसिंह सोनगरा थे। बदनौर से दोस्तों रामदास नाम या फिर राम सिंह राठौड़ नाम मिलेगा, वो थे। कौन थे? राम सिंह राठौड़ दोस्तों। सलूम्बर से दोस्तों कृष्णदास चुंडावत आए थे। सरदारगढ़ से भीम सिंह डोडिया आए थे। मेरपुर से दोस्तों राणा पूंजा आए थे। सादड़ी से जाला बिदा, जिन्हें हम जाला मन्ना या जाला मान भी कहते हैं। 2 चारण योद्धा थे, एक तो चारण जैसा और एक चारण केशव था दोस्तों। एक मुस्लिम सेनानायक था इनकी सेना में, उसका नाम है दोस्तों हकीम खां सूरी। और गोपीनाथ व जगन्नाथ पुरोहित भी थे। और फिर दोस्तों रावत सांगा भी थे। कौन थे? रावत सांगा। ये तो प्रमुख योद्धा थे। अब प्रमुख योद्धा थे तो अब हम इनके सेना के बाग की ओर नेतृत्व देख लेते हैं कि हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया? मध्य बाग का नेतृत्व। और दोस्तों क्या है? चंदावल। हरावल बाग दोस्तों उसे कहा जाता है जो सबसे आगे रहता है, यानी कि युद्ध करने के लिए जो सेना में सबसे आगे रहता है और युद्ध का नेतृत्व संभालता है। मध्य भाग में यानी कि मध्य में रहकर सेना को संभालता है और युद्ध करता है। और चंदावल बाग यानी कि सेना के अंतिम भाग में जो रहता है उसे चंदावल कहते हैं। तो अब महाराणा प्रताप की ओर से दोस्तों देख लेते हैं कि हरावल बाग में कौन था, चंदावल बाग में कौन था, मध्य बाग में कौन था। दोस्तों चंदावल और हरावल मध्य बाग को देख लेते हैं प्रताप के दोस्तों हरावल बाग का नेतृत्व कौन करेगा वो देख रहे हैं। तो हरावल बाग दोस्तों ये क्या है? हरावल बाग। और ध्यान रखना इस हरावल बाग का जो सेनापति था वो सेनापति कौन है दोस्तों? तो हरावल बाग का सेनापति हकीम खां सूरी था। कौन था दोस्तों? हकीम खां सूरी था हरावल बाग का। ठीक है, इस हरावल बाग का सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। और इसका जो सहयोगी था वो था दोस्तों कृष्णदास चुंडावत। कौन थे? कृष्णदास चुंडावत थे, कृष्णदास चुंडावत। यानी कि हरावल बाग के अंदर 2 लोगों ने नेतृत्व किया था, हकीम खां सूरी और कृष्णदास चुंडावत ने क्या है? नेतृत्व किया था। अब मध्य भाग की बात करूं दोस्तों तो ये रहा मध्य भाग। ठीक है दोस्तों, तो इस मध्य भाग के अंदर कौन कौन थे दोस्तों? तो ध्यान रखना, एक तो स्वयं महाराणा प्रताप था। कौन था दोस्तों? स्वयं महाराणा प्रताप था। ठीक है, खुद महाराणा प्रताप थे। कौन थे दोस्तों? महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप का सहयोग करने के लिए दोस्तों एक तो थे रावत सांगा। कौन थे दोस्तों? रावत सांगा थे। और एक जो व्यक्ति है उसका नाम है दोस्तों हमारे जो ग्वालियर के रामशाह तंवर थे वो थे दोस्तों। कौन थे? रामशाह तंवर थे। और रामशाह तंवर के 3 पुत्र थे। क्या थे दोस्तों? 3 पुत्र हैं, वही थे। शालिवाहन थे, भवानी सिंह थे
और प्रताप सिंह दोस्तों। इनके मैं तीनों पुत्रों के नाम यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। एक तो इनका पुत्र है अपना शालिवाहन दोस्तों, क्या नाम है? शालिवाहन नाम है। दूसरा पुत्र का नाम दोस्तों भवानी सिंह है। तीसरे का नाम है दोस्तों अपने प्रताप सिंह दोस्तों, ठीक है, ये प्रताप सिंह है। ये तीन ही पुत्र क्या है, रामसा तंवर के साथ थे, ठीक है। अब रहा दोस्तों तीसरा चंदावल बाग। कौन सा बाग? चंदावल बाग रहा। तो चंदावल बाग को संभालने वाले कौन कौन थे? तो एक तो थे दोस्तों राणा पुंजा। कौन थे दोस्तों? राणा पुंजा थे इस बाग को संभालने के लिए। राणा पुंजा के सहयोगी की बात करूं दोस्तों तो एक तो थे हमारे जगन्नाथ पुरोहित दोस्तों, और एक गोपीनाथ पुरोहित थे। कौन थे दोस्तों? जगन्नाथ पुरोहित। कौन थे दोस्तों? जगन्नाथ पुरोहित थे। और इन्हीं के साथ दोस्तों गोपीनाथ पुरोहित भी थे। कौन थे? गोपीनाथ पुरोहित थे। गोपीनाथ दोस्तों कौन थे? पुरोहित थे। एक रतन चंद्र मेहता थे दोस्तों, और कौन थे? रतन चंद्र मेहता भी थे इनका सहयोग करने के लिए। कौन थे? रतन चंद्र मेहता। रतन चंद्र मेहता भी थे, ये ध्यान रखना आप दोस्तों। ये चंदावल बाग। हरावल बाग के सेनापति कौन था? हरावल बाग का हकीम का सूरी कृष्णदास चुंडावत ने नेतृत्व किया था। मध्य बाग के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप स्वयं नेतृत्व कर रहे थे, और इनके जो सहयोगी थे वो थे रावत सांगा, रामसा तंवर। रामसा तंवर के साथ साथ इनके तीन पुत्र शालिवाहन, भवानी, प्रताप सिंह थे। और चंदावल बाग के दोस्तों राणा पुंजा, जगन्नाथ पुरोहित, गोपीनाथ पुरोहित और रतन चंद्र मेहता ने मिलकर चंदावल बाग का नेतृत्व किया था दोस्तों। यहां तक आज हमने पढ़ा है। कल इससे आगे पढ़ेंगे मानसिंह के सेनापति कौन, मानसिंह सेनापति था तो उसकी सेना में कौन कौन थे, हरावल, चंदावल, मध्य बाग के भी बात करेंगे, और हम आगे भी बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, समझ में आई हो तो अच्छा सा कमेंट जरूर करना, आपके दोस्तों को भी शेयर जरूर करना दोस्तों। और नोट्स आपको समय समय पर मिल रहे हैं अगले दिन दोस्तों, ठीक है। हम आज क्लास को यही विराम देते हैं, कल वापिस मिलेंगे इसी समय 7 बजे दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।